हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहित थरेजा और ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने ये यूट्यूब चैनल जस्ट अभी हाल ही में शुरू किया है और अपना सबसे पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि है मेरी पहचान मेरा इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत मैं वहाँ से कर रहा हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा में भी ओंटारियो प्रोविंस में और हैमिल्टन सिटी में। तो जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसका नाम है हैमिल्टन, वो पड़ती है ओंटारियो प्रोविंस में। प्रोविंस यहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि जो हमारे साइड स्टेट होते हैं इंडिया में, या प्रोविंस पाकिस्तान में प्रोविंस भी यूज़ किया जाता है, या और बाकी जगह अगर स्टेट को यूज़ किया जाता है तो उसी के बराबर ही होता है यहाँ प्रोविंस। और टोटल यहाँ पे 10 प्रोविंस है आपके कनाडा में। 10 में से एक प्रोविंस ओंटारियो में मैं रहता हूँ। ये है 2026 जून का महीना, पहली तारीख। और मैं यहाँ पे आया था 2018 में कनाडा में। और काफ़ी टाइम सोचा, पहले काफ़ी बार दिल में आया, दिमाग में आया कि अपना चैनल एक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, नया नया था ये। मैंने सोचा मैं भी शुरू करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि कैसे मैं इंडिया से कनाडा की जर्नी तय करके आया और कैसे कनाडा में मैंने अपनी शुरुआत की। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि एक तो डर था कि पता नहीं कैसे करेंगे, फिर नए नए आए थे, यहाँ सेटल होना था, तो कुछ थी स्टार्टिंग में दिक्कतें, तो नहीं कर पाया, एक सपना ही रह गया। फिर अब कुछ सालों बाद आज मुझे यहाँ लगभग 8 साल होने वाले हैं, सोचा कि चलो कुछ शुरू किया जाए। क्योंकि जब हम लोग आए थे, मैं और मेरी वाइफ, हम दो लोग आए थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 20 वीक्स प्रेग्नेंट, 20 हफ्ते प्रेग्नेंट थी वो। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे लिए। नहीं तो उस हालत में यहाँ आना, इतनी दूर ट्रैवल करना इंडिया से यहाँ, हमने डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं ली थी, हमने फ़्लाइट चेंज करके ली थी। तो टोटल 25 घंटे हमें लगे उस हालत में यहाँ आना। मतलब बहुत हिम्मत वाली बात है, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि शुरुआत मैंने की थी कि हमें कनाडा मूव होना चाहिए, हमें अपनी एक नई शुरुआत करनी चाहिए आगे, अपने कैरियर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, हमारी ग्रोथ। तो कनाडा में जाके हम शुरू करें। तो हम लोग आए शुरुआती 2018 में, 30 जुलाई को हम यहाँ लैंड किए 2018 में। शुरू में किसी को नहीं जानते थे, कुछ नहीं पता था। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था इंडिया में, तो एक ऑफिस यहाँ भी था उनका, टोरंटो में। और वहाँ मैंने बात की अपने इंडिया ऑफिस में। तो वो जो मेरी कंपनी थी वो एक बैंक था, जापानीज़ बैंक। और मेरे जो मैनेजर थे वहाँ पे वो एक जापानीज़ थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मेरा जाने का बन रहा है और मैं कनाडा मूव होना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो आप मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। आप देखिए वहाँ के ऑफिस में अगर कुछ इंटरनल वैकेंसीज़ हो, पोजीशन हो, जिससे मैं वहाँ जाके सेटल हो पाऊँ और कुछ शुरुआती दिक्कतें ना हों कि जॉब नहीं है, आप कैसे कमाओगे, कैसे रहोगे, कैसे अपना खर्चा निकालोगे। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरा वहाँ से बात करवाई यहाँ पे ऑफिस में अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। मेरा इंटरव्यू करवाया उन्होंने, तो मैंने टेलीफ़ोन पे इंटरव्यू किया वहाँ से, टेलीफोनिक इंटरव्यू यहाँ पे आने से पहले। और मुझे इंटरव्यू में आश्वासन दिया गया टेलीफ़ोन पे कि आप अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, लेकिन आप आ जाइए, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे, आपको हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं इंडिया में बैंक्स में ही काम करता था और शुरू से मैंने काफ़ी बैंक्स में ही काम किया है। मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग में हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बट 1 साल ट्राई करने के बाद मौका नहीं मिला कहीं अपनी फील्ड में जाने का। तो फिर मैंने NIIT के थ्रू एक बैंकिंग का कोर्स किया, जहाँ पे वो लोग आपको कंफर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। उनका टाई अप था ICICI बैंक के साथ।
तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था 2007 में। अपनी शुरुआत जो मैंने की थी, और वो मैंने मुंबई से की थी। तो मुंबई में काम किया उनके साथ, बैंगलोर में काम किया, और बैंगलोर में काम करते करते मुझे मौका मिला एक और कोर्स करने का, जो आईसीआईसीआई का ही टाई अप था मणिपाल एकेडमी के साथ। तो मैंने वो कोर्स किया बैंगलोर से, एक और बैंकिंग में। और फिर उस कोर्स के बाद मुझे प्रमोशन मिला गया बैंक में ही। फिर मैं वहाँ से हैदराबाद शिफ्ट हुआ। तो हैदराबाद मैंने काम किया कुछ टाइम। फिर हैदराबाद में मैंने बैंक चेंज किया, मैं आईसीआईसीआई से एक्सिस बैंक में चला गया। और एक्सिस बैंक में भी फिर 1.5 साल करीब काम करने के बाद फिर मेरी जो वाइफ हैं अभी, वो मुझे आईसीआईसीआई बैंक में मिली थी। तो कुछ टाइम डेटिंग करने के बाद 2 साल करीब हमने फिर डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो हम लोग मिले थे हैदराबाद में। उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी, मैं भी हैदराबाद में था, तो हम लोग एक ही ब्रांच में थे। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई और वहाँ से फिर हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो शादी की जब बात हुई तो फिर वो दिल्ली में थी। मेरी वाइफ दिल्ली से बिलोंग करती हैं। मेरा बैकग्राउंड भी दिल्ली से ही है। तो दिल्ली की तरफ मूव हो गया मैं भी, अपने एक्सिस बैंक में ही। और फिर वहाँ हमने शादी की। वहाँ हम 4-5 साल रहे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक्सिस बैंक के बाद मुझे मौका मिला जापानीज़ बैंक में काम करने का, जो कि था बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी। और मैंने दिल्ली में उनकी ब्रांच ज्वाइन की थी, बैंक ऑफ टोक्यो की। और फिर वहाँ कुछ साल काम करने के बाद, तकरीबन 4 साल काम करने के बाद, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ प्रमोशन मिल रहा था, बट प्रमोशन के साथ एक ट्रांसफ़र था उनके मुंबई ब्रांच में, जो कि हेड ऑफिस था। तो फिर दोबारा मैं मुंबई पहुंच गया, जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी अपने करियर की। मैं दोबारा वहाँ पहुंच गया किसी ना किसी बहाने। और कनाडा आने की तैयारी मैं पहले से ही कर रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे कनाडा का प्रोसेस समझने में, कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप यहाँ आ सकते हो। शुरुआत में इतना कुछ आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था मुझे यही लगता था कि आप हमेशा कंपनी के थ्रू ही जाते हो, और वो भी आईटी कंपनीज़ होती हैं जहाँ आपकी जॉब लगती है। क्योंकि काफ़ी सुना था टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आप इन सब कंपनीज़ में ज्वाइन करते हो। फिर कंपनीज़ में आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, और फिर प्रोजेक्ट के थ्रू आपको बाहर जाने का मिलता है, मौका मिलता है, ऑफ साइट लोकेशन पर मिलता है। तो मुझे लगा कि यही होगी शायद इंजीनियरिंग करने के बाद डेस्टिनी या जर्नी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। रियलिटी बहुत अलग है। सबको नहीं मौका मिलता है, बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं उनको मौका मिलता है। तो मेरा तो खैर इंजीनियरिंग से नाता ही टूट गया था, मैं तो सीधा बैंकिंग में घुस गया था। तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन तो था नहीं, बट एक दिमाग में था कि कभी बाहर जाके काम करेंगे, बट कंपनी के थ्रू जाएंगे। तो हुआ नहीं। बट तो फिर क्या हुआ, जब मैं दिल्ली में था बैंक ऑफ टोक्यो में, तो मेरे एक कलीग थे। तो उनकी जो वाइफ थी एक्चुअली वो कनाडा से थी। तो वो सिर्फ एमबीए करने अपना इंडिया आई थी। और मेरे जो कलीग थे उन्होंने भी उसी कॉलेज से एमबीए किया था। तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई और उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। और फिर कुछ टाइम डेटिंग करने के बाद और रिलेशन में रहने के बाद फिर उन्होंने शादी का फ़ैसला किया। तो अब उनकी वाइफ तो थी कनाडा में और ये थे इंडिया में। तो शादी तो की इन्होंने, और फिर वाइफ जैसे कि ऑलरेडी कैनेडियन सिटीज़न थी, तो उनके लिए ईजी हो गया। तो उनको सिर्फ एक आइल्स का एग्ज़ाम लिखना था और अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने थे। बाकी वाइफ का वो था ही उनका स्पॉन्सरशिप, कि वाइफ कैनेडियन सिटीज़न है और उनके हस्बैंड हैं ये, तो लीगली एक रिलेशनशिप है, मैरिड कपल हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया और उन्हें आसानी से मिल गया था। तो मुझे बातों बातों में उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे प्रोसेस किया। उन्होंने बोला कि बाकी लोग भी जा सकते हैं। तो मुझे तब पता लगा कि अच्छा हाँ, हम नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, मतलब ऑप्शंस हैं, कनाडा देता है ऐसे परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। तो उन्होंने मेरे को प्रोसेस समझाया कि आपको आइल्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपको अपना जो भी आपने यहाँ से पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है, उन सब के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आपकी एप्लीकेशन में और ऐसा आपका प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरे को समझाया। तो मैंने वैसे वैसे अप्लाई किया। तो शुरू में ये भी आइडिया नहीं था कि आप एज अ हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हो तो कुछ पॉइंट सिस्टम होता है, आपको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी, क्योंकि उन्हें भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने अकेले का अप्लाई किया था अपने वाइफ के बेसिस पे। तो मैंने अप्लाई कर दिया। और ये बात है 2014 की, जब पहली बार मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया। मैंने अपने सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स सब मैंने लगा दिया एप्लीकेशन में।
डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, मुझे लगा आ जाएगा। तो मैं 1 साल बैठा रहा ऐसे ही अपनी सॉरी एप्लीकेशन सबमिट करके। तो 1 साल के बाद जब एप्लीकेशन मेरे पास मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर होगी, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट्स तो मेरे हैं, मेरी एप्लीकेशन भी डली हुई है, लेकिन कुछ आ क्यों नहीं रहा है? 1 साल हो गया है, कुछ भी नहीं आया। और कुछ बीच में न्यूज़ आती थी कि ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन मैं सोचा कभी स्कोर आ ही नहीं रहा है, मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है ड्रॉ के लिए। तो बाद में मेरा और एक फ्रेंड था जो इसके लिए ट्राई कर रहे थे, बट वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ट्राई कर रहे थे। तो इंडिया में काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ हैं जो ये करवाती हैं। तो वो ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ना अगर सिंगल अप्लाई करोगे तो आपका उतना वेटेज नहीं बनेगा एप्लीकेशन के लिए। अगर आप कपल हो तो हस्बैंड वाइफ के दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का एजुकेशन, दोनों का आइल्स का स्कोर, दोनों की एज, इन सब के बेसिस पे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो तब उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया दोबारा से, जो उनको पता लगा था कंसल्टेंसी के थ्रू, और मैंने फिर अप्लाई किया। और अप्लाई तो किया, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई। दिक्कतें ऐसी आई कि वाइफ ने आइल्स एग्ज़ाम दिया, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने उनकी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन के निकलवाए, मेरे तो निकलवा ही लिए थे पहले। बट फिर उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने हैं। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा दिल्ली से बॉम्बे जाना हो गया, मुंबई, और मेरी वाइफ का भी जॉब अपॉर्चुनिटी आई, उनको अजमेर में जॉब मिला दिल्ली से, तो उनका वहाँ जाना हो गया। तो अब पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया में क्या है कि आपको कम से कम उस जगह पे आप 1 साल तो रहो, क्योंकि आप जिस जगह गए वहाँ से आपका पासपोर्ट भी इशू नहीं हुआ है और आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है इस प्रोसेस के लिए। तो वो एक काफ़ी मुश्किल चीज़ हो गई थी, हम लोग अलग अलग जगह थे। तो फिर भी हमने कोशिश की पुलिस स्टेशन में जाके करवाने की, लेकिन वो बोलते नहीं, आप अपने होम टाउन से कराइए जहाँ से आपका पासपोर्ट बना हुआ है, यहाँ तो आपको अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वो करते करते फिर क्या हुआ कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया जो मेरा बना था शुरू में। तो वो एक दिक्कत आई, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फिर उसमें कुछ टाइम लगा रिन्यू करवाने में, लगाने में, क्योंकि अगेन अलग जगह पे मुंबई में रह रहा था, मेरा पासपोर्ट बना था दिल्ली से, तो मेरे को फिर दोबारा सब जाके करवाना पड़ा। फिर जब तक पासपोर्ट का काम हुआ, एप्लीकेशन सबमिट करी, तो फिर दिक्कत आ गई कि मेरा आइल्स का स्कोर एक्सपायर हो गया, क्योंकि जो आपका आइल्स का स्कोर होता है वो सिर्फ 2 साल तक वैलिड होता है। तो प्रोसेस करते करते 2 साल लग गए थे, तो 2 साल में आइल्स का स्कोर एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद आपको मेडिकल देना होता है। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ भी मुंबई मूव हो गई थी, तो हम लोग साथ में थे, तो एटलीस्ट ये था कि हम लोग डॉक्यूमेंट सब अपने इकट्ठे कर पाए थे। तो मेडिकल दिया। तो वाइफ ने जब मेडिकल दिया तो उनको शुरू में बोला कि नहीं, आपके मेडिकल जो आपने ब्लड टेस्ट किया है वो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो रीज़न क्या था दोबारा करने का? क्योंकि उनके हाथ में एक टैटू बना हुआ था यहाँ पे। तो अब टैटू बना है तो उससे आपकी स्किन में नीडल इंसर्ट हुई है, तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो करना पड़ेगा। तो फिर वो करवाने गए, उसके अलग पैसे दिए हमने। तो ये सब करते करते काफ़ी दिक्कत आ गई, मतलब हमें 2017 हो गया था, 3 साल हो गए थे 2014 से, ये सब करते करते छोटी मोटी चीज़ें। और उसके बीच में 2 बार मेरा स्कोर ड्रॉ में आ गया था, हमें इनविटेशन आ गया था, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन की शॉर्टेज हो गई थी। और वो ये होता है कि जैसे ही आपका ड्रॉ में नाम आता है, आपको विद इन 90 डेज सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, और सबमिट करने के बाद ही आपकी फिर आगे वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है। तो हो नहीं पा रहा था किसी तरह। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सबको ये पता था कि मैं कर रहा हूँ ट्राई। उन्होंने बोल दिया कि छोड़ दो, ये नहीं होने वाला है। ये एक नॉर्मल कॉमन मैन के उसमें नहीं होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि सब यही मेरे को बोलने लगे कि नहीं हो सकता। मैं बोला कि नहीं, मैं ट्राई करूँगा। तो मैं साइलेंटली ट्राई करता रहा। और 2017 में एक दिन आया जब हमारा ड्रॉ में नाम आया दोबारा, तीसरी बार। और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हमने, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके 2 या 3 महीने बाद हमारा रिज़ल्ट आ गया 2018 फरवरी में कि आपको वीज़ा मिल गया है। आपको बस जाके अपने पासपोर्ट सबमिट करने हैं, और वहाँ से अपना आपको लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स लेना है, और अपना वीज़ा की स्टैंपिंग करवानी है आपको अपने पासपोर्ट पे। तो हम लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो सही था, प्लानिंग शुरू हो गई थी। हमने सोचा चलो अब मुंबई में हैं, अपनी जॉब अब रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है कि
जॉब रिज़ाइन करने के बाद भी आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप जॉब छोड़ सकते हो। तो हमने अप्रैल में अपना सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग स्टूम्पिंग लगवा के लैंडिंग डॉक्यूमेंट लेके अप्रैल में हमने फिर पेपर अपने डाले और फिर हमने चले गए हम लोग अपने कुछ आसपास जगह घूमने के। भैया जाने से पहले जगह घूम लें इंडिया में, जो कुछ जगह नहीं घूमी है। तो जब जगह घूमने गए और फिर 1 डेढ़ महीने बाद फिर हमें खबर आई कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है मई के महीने में। और हम लोग फिर हम लोग कन्फ्यूजन में हो गए। हम लोग अपनी फ़्लाइट तक करवा चुके थे कनाडा आने के लिए। हमारा प्लान था 15 जुलाई को यहाँ आने का। हम लोग अपना प्लान कर चुके थे। हमने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, सब जगह बोल दिया था। अब हम क्या करें अब? और हमको पता भी नहीं कि कैसा होता है कि हम यहाँ आएंगे, आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा वीज़ा वगैरह, या अगर हम वहाँ पे रुके हैं, हम लोग बर्थ देख के आए तो फिर आने का क्या होगा। तो बहुत जगह मैंने रिसर्च करने की कोशिश की। तो उस टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं होते थे कि आपको कोई बता रहा है अपना एक्सपीरियंस। मैंने तो ये एक्सपीरियंस देखा हुआ है, लेकिन कुछ फोरम्स थे जहाँ मुझे कुछ आइडिया मिला कि आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपको आने से रोक नहीं सकते, आप आ सकते हैं और कोई इशू नहीं है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है तो आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे आके बर्थ दे सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आपका डॉक्टर वहाँ से अलाउ कर रहा है, आपको ट्रैवल के लिए सेफ़ है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं पूछता है। और दूसरी बात, हमने फिर ये सोचा कि नहीं, हम लोग रुक के वहाँ पे बर्थ दे के आ सकते हैं, क्योंकि नोन है वहाँ पे। यहाँ तो पता ही नहीं कौन से हॉस्पिटल हैं, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे चीज़ें करते हैं। तो वो हमने एक सोचा कि वो ऑप्शन करके देखते हैं। तो फिर कहीं हमने पढ़ा कि आप अगर ऐसा करते हैं और उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ तो आ जाएंगे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पे, लेकिन आपका जो बच्चा है उसको टूरिस्ट वीज़ा पे आना पड़ेगा। और टूरिस्ट वीज़ा मिलता है 6 महीने के लिए। और आप यहाँ आएंगे, उनके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे अपने बेसिस पे। तो ये हो सकता है कि वो अप्रूव ना हो इतनी जल्दी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो 6 महीने बाद आपको फिर वापस जाना पड़ेगा अपने बच्चे को लेके। क्योंकि एक दो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था फोरम्स में कि उनको 1 डेढ़ साल लग गया और वो अभी भी लगे हुए हैं, और बच्चे को बार बार कंट्री से बाहर ले जाना फिर लेके आना, तो उसमें काफ़ी उनका पैसा टाइम वो सब लग गया था। तो बहुत मुश्किलें आई थी। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि आप बेटर है कि आप आके आप यहाँ पे बर्थ दे दें बच्चे को। तो काफ़ी सोचने के बाद बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया था। घर वाले परेशान हो गए थे कि ऐसे कैसे जाओगे आप, पहला बच्चा है और कैसे ऐसे रिस्क लोगे। बट वहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपनी वाइफ का। मेरी वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया, और वो अगर उसमें उनमें हिम्मत नहीं होती मेरी वाइफ में, तो शायद यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वाइफ के साथ फिर प्लान किया, फिर हमने फ़्लाइट्स अपनी चेंज की, हमने 15 जुलाई कैंसिल करी, और हमने थोड़ा और 15 दिन का टाइम लिया ताकि हम पूरे अपने वहाँ से चेकअप वगैरह करवा के आ जाएँ, 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं स्कैन करा के, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्कैन्स होते हैं आपके 20 हफ्ते के आसपास, वो करवा के फिर हम लोग निकले, सब कुछ देख के कि सब सेफ़ है, सही है ट्रैवल करना। तो फिर हमने ट्रैवल का डिसाइड किया और हम लोग आ गए यहाँ पे। और जैसे ही आया अच्छे फीलिंग आई, ऐसा लगा कि हम एक हॉलीडे पे जा रहे हैं, क्योंकि नई कंट्री, मौसम अच्छा था, गर्मियों का टाइम था, दिन बड़े थे। तो आपको लगा कि आप एक हॉलीडे पे आ गए हो, आप एंजॉय कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो। क्योंकि ना जॉब का टेंशन तो था, लेकिन जॉब नहीं थी, तो आपके पास कुछ है नहीं करने को। तो आप सुबह उठ रहे हो, अपना नाश्ता वास्ता बना रहे हो, वॉक पे निकल रहे हो, फिर थोड़ी सी आसपास शॉपिंग कर रहे हो, खाने वाने की, मतलब सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह, फिर अपना लंच वंच की तैयारी कर रहे हो, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो दोपहर को, फिर शाम को फिर आप घूमने निकल गए। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो शुरू के 10-15 दिन तो आपको लगा कि आप सही में किसी हॉलीडे पे आ गए हो। लेकिन एक आते ही हमें जो सरप्राइज़ या शॉक हमें लगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन पहले 90 डेज़ तक हमारा कोई मेडिकल कवरेज नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए वो इतना बड़ा शॉक था, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनको अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, डॉक्टर को दिखाना है, और हर चीज़ का यहाँ पे करना पड़ेगा खुद से, अपनी जेब से। हमारी कोई जॉब नहीं है, जो हम वहाँ से सेविंग लेके आए हैं उसमें से ही हमें खर्चा करना पड़ेगा। और ऊपर से घर ढूंढना है यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि शुरू में तो हम लोग आए तो हम लोग एयरबीएनबी में रुके थे, बट फिर घर ढूंढना है, जॉब ढूंढनी है, बाकी सारी चीज़ें पता करनी है यहाँ पे क्या कैसे होता है। तो हम बहुत डर गए कि अब क्या किया जाए।
90 दिन तक हमारे पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, हम डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे, अगर कुछ हमें इमरजेंसी आ गई, कुछ ज़रूरत पड़ गई वाइफ को, तो हम क्या करेंगे, हम बीमार नहीं पड़ सकते। प्रेगनेंसी में वैसे ही इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो आपको बड़ी जल्दी से बीमारियां लग जाती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ने किसी तरह डर डर के समय निकाला, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वॉक इन क्लिनिक थी, जहाँ आप क्लिनिक में जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो अपना कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके, कंसल्टेशन फ़ीस पे करके। तो हमने जब आए यहाँ पे, तो हमने 1 महीने बाद एक डॉक्टर को विज़िट किया यहाँ पे, घर के पास ही क्लिनिक थी। तो उस टाइम हम रुके थे ब्रैम्पटन में। तो ब्रैम्पटन भी एक काफ़ी बड़ी सिटी है ओंटारियो प्रोविंस में, तो हम लोग वहाँ रुके थे। वहाँ हमने अपना पहला रेंटेड हाउस लिया था, किराए का घर। तो वहाँ फिर हम गए क्लिनिक में, हमने $60 का कंसल्टेशन फ़ीस दिया, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बोला कि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, हाँ बट आपका अभी कवरेज नहीं है, तो आपको पे करना पड़ेगा, और पैसे लगेंगे, जो भी चार्ज है वो आपको देने पड़ेंगे। तो वो कह के उन्होंने फिर हमें बोला कि अभी तो सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वही था कि हमारा 1 महीना हुआ था, 2 महीने और काटने थे, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमें पता लगा कि वहीं पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ना एक ये लोग प्रेगनेंसी पैकेज ऑफ़र करते हैं। जितने हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताएंगे पूरा डिलीवरी तक आपका इतना चार्ज होगा, ये होगा, अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमने बोला हम तो पीआर पे आए हैं, तो हमें कुछ टाइम में अपना हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। तो हेल्थ कार्ड में क्या है कि आपका जो यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सारे कवर्ड होते हैं। तो उसमें सारा इलाज वगैरह सब कवर्ड होता है, आप क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को दिखाते हैं वो सब कवर्ड होता है, बस दवाइयों के पैसे आपको देने पड़ते हैं, अदरवाइज सब आपका कवर्ड होता है। जो कंसल्टेशन होती है, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर को दिखाना, स्पेशलिस्ट को दिखाना, वो सब कवर्ड होता है। तो हमने बोला उसमें टाइम है अभी, तो वो बोलते हैं ठीक है, आप चाहे तो आप रजिस्टर करा सकते हैं, आप पैसे दे दीजिए, 5,000 टोटल है, $5,000 जो आपको देने पड़ेंगे, और जैसे ही आपका वो हेल्थ कार्ड आता है तो जितने हफ्ते बचेंगे उतना काट के हम आपको वापस कर देंगे। तो हमने एक टाइम के लिए सोचा कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क वाली बात है, क्यों लेना, वैसे भी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जा रही थी और कभी भी ज़रूरत आ सकती थी। तो बट हमें फिर एक ऑप्शन और पता लगा कि यहाँ पे जगह जगह कम्युनिटी सेंटर खुले हुए हैं। तो जो वो हेल्थ केयर कम्युनिटी सेंटर होते हैं, तो वो भी ऐसे नए पेशेंट्स को लेते हैं, जो नए लोग आए हैं जिनके पास अभी हेल्थ कवरेज नहीं है। यहाँ पे और भी काफ़ी लोग आते हैं इस कंट्री में, रेफ्यूजीज़ आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। और तो हमने वहाँ ट्राई किया, तो हम पहुँचे, उन्होंने हमारी कंडीशन देखी, और वहाँ पे लोग अच्छे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। तो वहाँ पे एक स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प की, और मेरी वाइफ को जल्दी से उन्होंने एडमिट कर लिया, रजिस्टर कर लिया वहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स में, अपने डॉक्टर्स के अंडर। तो हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम लोग बस जा ही रहे थे हॉस्पिटल में पैसे देने और रजिस्टर करने के लिए, बट जिस दिन हम सोच रहे थे उसी दिन सुबह हमें फ़ोन आया कि आपका एक्सेप्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, वो हेल्थ केयर कम्युनिटी सेंटर में ब्रैम्पटन में, और आप यहाँ पे वाइफ को ले आइए, हम चेकअप करेंगे, और उसके बाद के जो भी हैं टेस्ट वगैरह, जो भी स्कैनिंग करवानी है, जो भी खर्चे हैं, डॉक्टर को दिखाना, दवाइयों का, सब हम लोग पे करेंगे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है हेल्प करने के लिए। तो हमारे लिए एक ये बहुत सहारा हो गया कि वहाँ पे हमें सबका वो सपोर्ट मिल गया, डॉक्टर्स मिल गए, नर्स मिल गए, दवाइयों का खर्चा, स्कैनिंग का खर्चा, सब कुछ उन्होंने कवर किया, हमें एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लकीली ये अच्छा हुआ हमारे साथ शुरू में कि एटलीस्ट हमारी एक टेंशन कम हो गई थी कि वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उनका एक तरह से हमारा सेफ़ हो गया था कि हमें कोई है देखने वाला, कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब दूसरी बात थी कि घर भी हमने किराए पे ले लिया था, जैसे तैसे 1 बेडरूम ढूंढ के हमें मिल गया था, काफ़ी ढूंढना पड़ा वो भी। अब अगली बात आई जॉब की। अब वाइफ तो जॉब कर नहीं सकती हैं, वो प्रेग्नेंट थी, और मुश्किल रहेगा, तो मेरे को जॉब ढूंढनी थी। अब जॉब ढूंढी काफ़ी, तो यहाँ पे जॉब फेयर वगैरह लगते थे उस टाइम पे, तो आपको पता लग रहा है आज ये जॉब फेयर है, आज वो जॉब फेयर है, आप यहाँ जा रहे हो। फिर इंडिया में आने से पहले वहाँ पे क्या होता है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज के साथ टाई अप किया हुआ है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी, जो कि सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं 1 दिन के 2 दिन के, जहाँ आपको कनाडा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। आपको बताया जाता है कि आप एक कंट्री में जा रहे हो, कनाडा में, वो ऐसी है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, ये है, वो है। तो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट ये भी था कि हम इंडिया जैसी जगह में आ रहे हैं जहाँ डिफरेंट
कल्चर के लोग रहते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबका कल्चर अलग है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। हम उस एनवायरनमेंट से निकल के आ रहे हैं जो इतना डाइवर्स है, और एक कंट्री के डाइवर्स कल्चर से निकल के हम एक ऐसी कंट्री में आ रहे हैं जो वर्ल्ड में डाइवर्स है। मतलब इस कंट्री में वर्ल्ड के हर देश से लोग आते हैं, तो आपको बोलियां, भाषा और लोग तो मिल ही रहे हैं, आपको अलग अलग देशों के कल्चर जानने को मिल रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए, आप बोलेंगे कि हम एक छोटे डाइवर्स कल्चर से निकल के एक बहुत बड़े डाइवर्स कल्चर में आए, तो वो हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी। तो जॉब वॉब में जैसे मैंने बताया, तो हमारे वो सेशन हुए थे वहाँ पे मुंबई में, तो उन्होंने कुछ हमें चीज़ें बताई थी कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, और जो आपको हेल्प करती हैं, जो भी नए लोग जाते हैं उनको जॉब आप ढूंढने में उनको गाइड करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। तो मैंने आके यहाँ पे कुछ एक दो ज्वाइन करी, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिली वहाँ से। तो वो हेल्प मिली, फिर उनके थ्रू कुछ इंटरव्यूज़ किए, लेकिन वो इतने कुछ खास इंटरव्यूज़ नहीं थे, छोटे मोटे इंटरव्यूज़ थे, तो उनमें आया भी नहीं था, और वो मेरे फील्ड के भी नहीं थे वो के फ़िलहाल। तो ऐसे ही 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मतलब जुलाई के बाद, जुलाई एंड में तो हम लोग आए थे, अगस्त का महीना हो गया, सितंबर हो गया, जॉब नहीं मिल रही है। तो फाइनली फिर और हमें क्या किया, हमें आते ही गाड़ी की ज़रूरत भी थी, हमें गाड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि वाइफ को बार बार डॉक्टर के पास ले जाना, स्कैनिंग के ले जाना। शुरू में हम लोग ऊबर या फिर हम लोग बस में भी गए, लेकिन फिर बहुत मुश्किल हो रहा था वो, क्योंकि एक तो गर्मी थी, और उसमें ट्रैवल करना बसों में, बसें भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली मिलती हैं, भरी हुई बसें मिलती हैं आपको, तो खड़े होकर जाना पड़ता है, तो मुश्किल हो रही थी, तो हमें गाड़ी लेनी पड़ी। अब गाड़ी लेने का भी प्रोसेस इतना आसान नहीं था, हम लोग बिल्कुल नए थे। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको चाहे घर किराए पे लेना है, आपको चाहे गाड़ी लेनी है, चाहे आपको कोई भी लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, टेलीफोन लेना है, हर चीज़ में आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं। जैसे इंडिया में आजकल मैं बताऊँ तो वो सिविल स्कोर काफ़ी चेक होता है हर चीज़ में, तो यहाँ पे भी यही है। तो क्रेडिट स्कोर था नहीं हमारे पास, और गाड़ी भी हमें नई लेनी थी, क्योंकि सेकेंड हैंड का एक्सपीरियंस इंडिया में हमारा अच्छा नहीं रहा है। जबकि मुझे तब पता नहीं था कि यहाँ पे यूज्ड कार का मार्केट बहुत अच्छा होता है और गाड़ियाँ आपको अच्छी मिल जाती हैं, तब पता नहीं था क्योंकि नए नए थे। तो नई गाड़ी लेने का सोचा हमने, तो वही मित्सुबिशी के शोरूम में हम लोग काफ़ी जगह गए, तो मित्सुबिशी के शोरूम में एक ऑफ़र चल रहा था जो आपको 0% इंटरेस्ट पे गाड़ी दे रहे थे। तो वहाँ फिर हमने गाड़ी पसंद की, मित्सुबिशी आउटलैंडर, और वो हमने लेने का सोचा। तो जब लेने गए तो उन्होंने बोला आपके पास तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, हम गाड़ी कैसे देंगे। तो बोला कि कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बोला मैं आपको डाउन पेमेंट दे देता हूँ, तो जो भी हमें सेविंग्स वहाँ से लाया था उसमें से मैंने बोला $5,000 मैं आपको डाउन पेमेंट दे देता हूँ, बाकी आप मेरा फाइनेंस करवा दीजिए, लोन करवा दीजिए। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाला, बोलते नहीं आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मुश्किल से 1 डेढ़ महीना हुआ है आपका। तो मैंने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया था आते, किसी ने मुझे बोला था कि आप क्रेडिट कार्ड ले लेना जाते ही, और उनसे आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना, तो आपकी धीरे धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आप उसका क्रेडिट कार्ड का आप रीपेमेंट करेंगे, जैसे जैसे आप बिल भरेंगे क्रेडिट कार्ड का। तो बट हुआ नहीं, 1.5 महीना 2 महीना, ज़्यादा कुछ था नहीं। अगस्त से हमने स्टार्ट किया था, सितंबर और अक्टूबर का महीना था, तो 2 महीने ही हुए थे, 2 ढाई महीने। तो फिर हुआ नहीं, तो मैंने उनसे बोला आप प्लीज़ देखिए क्या कर सकते हैं, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है सख्त। तो उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ पे हो तो जाता है, लेकिन वही है कि फिर पहली बार में कोई बताता नहीं है, फिर उनको जब जेन्युइनली बताया रिक्वायरमेंट है ये है, तो उन्होंने बताया फिर ठीक है आप एक काम कीजिए, डाउन पेमेंट और बढ़ा दीजिए। तो फिर डाउन पेमेंट बढ़ा के मैंने $10,000 किया, $10,000। तो $35,000 की गाड़ी थी, $10,000 मैंने डाउन पेमेंट किया, तो $25,000 का उन्होंने मेरे को लोन करवा दिया था फिर। तो किसी तरह फिर वो गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, तो हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो गई थी। और लाइसेंस लेने के लिए उससे पहले काफ़ी कुछ क्लासेस लेनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट है लाइसेंस लेना, बहुत आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, गाड़ी ठीक से चलानी पड़ती है, तो वो सब भी किया प्रोसेस। तो यही सोचा था कि जॉब लगने से पहले अगर ये सब चीज़ें ख़त्म कर ली जाएँ तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगा, फिर जॉब आराम से ढूंढ सकते हैं फोकस करके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने सॉर्ट आउट करी उस टाइम पे। फिर अब नहीं लग रही थी जब जॉब, अक्टूबर का महीना आ गया, तो फिर दोस्तों से कुछ यहाँ दोस्त बने थे, तो उन्होंने बताया कि आप ऊबर क्यों नहीं चला लेते, आपके पास तो नई गाड़ी है। तो मैंने चेक किया कि ऊबर चला सकते हैं क्या, क्योंकि इंडिया वगैरह में तो ये था कि ऊबर के लिए तो आपको एक कमर्शियल गाड़ी चाहिए होती है, उसका तो बिल्कुल ही अलग होता है। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी गाड़ी चला सकता है, मतलब आपकी पर्सनल गाड़ी है उसको भी आप ऊबर में चला सकते हो एज अ ड्राइवर बन के। लेकिन कंडीशन बस यही होती है कि अगर आप ऊबर पैसेंजर के लिए आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी 10 साल या उससे कम पुरानी होनी चाहिए। अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो, खाने की डिलीवरी वगैरह या पार्सल्स की डिलीवरी वगैरह,
तो उसके लिए 20 से 30 साल पुरानी गाड़ी चल जाएगी। तो मेरी गाड़ी दोनों के लिए एलिजिबल थी। तो मैंने फिर वहाँ ट्राई किया, चलाया। तो शुरू में कुछ टाइम चलाया मैंने गाड़ी, फिर ऊबर, तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे नया कि अच्छा आप ऊबर चला सकते हो। तो वो चलाई, तो फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह देते रहे। तो फिर किसी ने बोला कि यहाँ पे लेबर जॉब आसानी से मिल जाते हैं, तो अमेज़ॉन में जॉब्स खुली रहती हैं, आप अमेज़ॉन में चले जाइए वेयर हाउस में। तो मैं अमेज़ॉन वेयर हाउस में गया, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिए, तो वहाँ एक जॉब सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ काम किया मैंने, लेबर वाला काम के, जो भी आपके जो ये पैकेट आ रहे हैं उनको सॉर्टिंग करना, उनको उनके रैक्स में डालना डेजिग्नेटेड। तो ये सब काम मैंने किया वहाँ पे। तो 1 महीना ही किया होगा, लेकिन सही बताऊँ, जो काम आप नहीं करके आए हो ना पहले, ये लेबर वाले काम, क्योंकि इंडिया में मैंने हमेशा बैंकिंग में जॉब किया है, सिटिंग जॉब था। आप आराम से अपने आप टेबल चेयर पे बैठे हुए हो, मीटिंग रूम में आप बैठे हो, तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या इतना आपको ना एक्सपोजर नहीं मिलता है, आपने वो फेस नहीं किया होता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो वो 1 महीना जो मैंने यहाँ काटा है अमेज़ॉन में, मतलब, और सबसे मिनिमम सैलरी मिली मेरे को। तो उस टाइम पे जो यहाँ पे लेबर लॉ के हिसाब से मिनिमम सैलरी थी, वो थी $14.25, $14.25 पर घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। तो वो मैंने काम किया। और जॉब में भी ये था कि 10 घंटे आपको खड़े रहना है, सिर्फ बीच में आपको 15 मिनट के 2 ब्रेक मिलेंगे, एक आपको आधे घंटे का लंच मिलेगा, तो उसमें आप जाके बैठ सकते हो। नहीं तो आपको 10 घंटे खड़े होकर जॉब करना है। और जो आपने आज तक कभी नहीं किया है वो अगर आप करने जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है उसमें। तो वो मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, 1 महीना करीब किया, फिर मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा इंटरव्यू दिए। यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसीज़ भी हैं, जॉब की कंसल्टेंसीज़, मैं उनमें गया। तो मैन पावर कंसल्टेंसी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ये इंडिया में भी है। तो उनके ऑफिस गया, मुझे एक रेफरेंस मिला वहाँ पे कि वहाँ पे आप जाके आप रेज्यूमे वगैरह दो, बात करो तो आपका हो जाएगा। तो वहाँ गया मैं, रेज्यूमे वगैरह दिया, तो उनकी तरफ से मुझे इंटरव्यूज़ आए। और यहाँ पे एक CIBC बैंक में मुझे एक एंट्री लेवल इंटरव्यू आया बैक ऑफिस में। तो थोड़ा बहुत रिलेटेड काम था, मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन बहुत एंट्री लेवल था। तो वहाँ पे जो लोग सैलरी जो दे रहे थे वो $20 पर घंटे के हिसाब से पर आवर का रेट मिलेगा आपको, वो सैलरी आपको मिलेगी। तो मैंने वो ज्वाइन किया। उसके साथ साथ मैं बाकी जगह इंटरव्यू दे रहा था। बट उसी टाइम किस्मत ने ये साथ दिया कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट फंडेड है, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, जिसका पता मुझे मुंबई में ही चल गया था पता, क्योंकि वहाँ पे जब हमारे सेशन हुए थे तो तब बताया गया था कि आप इनसे आगे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो उनसे कॉन्टैक्ट किया था। तो मैं जब आया था तो वो लोग एक्चुअली क्या कराते थे कि मेरे बैंकिंग बैकग्राउंड के लिए और फील्ड के लिए वो लोग फाइनेंस रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन करवाते थे। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, उनके साथ उनका टाई अप था। तो वो सर्टिफिकेशन करवा के वो आपको ब्रांच में जॉब दिलवा देंगे, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 46 से $50,000 पर ईयर का आपका पैकेज वो लोग लगवा देंगे, एक परमानेंट जॉब। तो मैं उसके लिए गया था वहाँ पे कि ठीक है, मुझे ये सर्टिफिकेशन करना है, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, आप प्लीज़ मुझे करवा दीजिए, क्योंकि इंडिया में मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ब्रांच में काम किया हुआ है वहाँ पे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में। तो मैं कर लूँगा यहाँ पे शुरुआत, क्योंकि एटलीस्ट एक कुछ अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के आप कुछ शुरुआत कर लेंगे। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने उनका वो सेशन वगैरह अटेंड किया कि सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए वो। तो उसके बाद फिर वो लोग 1-to-1 काउंसलिंग भी कर रहे थे, जो वहाँ पे काउंसलर्स बैठे हुए थे। तो उसमें से फिर जो काउंसलर ने मेरी काउंसलिंग करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका देखो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपने ब्रांच में काम किया हुआ है, प्लस आपने बैंक ऑफ टोक्यो में आपने रिस्क और कंप्लायंस में आपने काम किया हुआ है, तो आप इस एक्सपीरियंस को वेस्ट मत जाने दो, आप ट्राई करो। क्योंकि जो हम सर्टिफिकेशन है ये हम हर 3-3 महीने में करवाते रहते हैं, तो ये तो आप फिर आके कर लेना, लेकिन आप अभी ट्राई करो। हमारे पास कुछ आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अभी एकदम से ज्वाइन मत करो, आप अपने ऑप्शंस क्लोज मत करो। तो मैंने उनकी सुनी, जबकि मैं उनको बोल के आया था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ विश्वास कीजिए, आप 2-3 महीने वेट कीजिए, अगर नहीं होगा हम आपको खुद ही बुलाएंगे और आप बोलेंगे आप ये कोर्स कर लीजिए, आप ये सर्टिफिकेशन कर लीजिए और हम फिर आपको आगे मदद करेंगे। तो मैंने उनकी बात सुनी, उनका सजेशन, हमने राय ली मैंने उनकी, और फिर मैंने वेट किया। तो बस मैं वो अटेंड करके ही आया था, और 1 हफ्ते बाद ही वहाँ से जिन काउंसलर ने मुझे ये सजेशन दिया था, राय दी थी, उनका ईमेल आ गया कि मोहित, ये एक ऐसी ऐसी जॉब है यहाँ पे, एक और बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है TD बैंक, टोरंटो डोमिनियन बैंक, वहाँ पे ये कंप्लायंस में जॉब है,
आप एक बार ये देखो क्या ये आपके बैकग्राउंड से मैच करती है। तो मैंने वो देखा, मैं बोला हाँ मैच करती है। तो बोलती है आप मुझे फटाफट अपना रेज्यूमे भेजो। तो मैंने उनको रेज्यूमे भेजा, उन्होंने आगे एचआर में फॉरवर्ड किया और 2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू अरेंज हो गया। तो पहले मेरा फर्स्ट राउंड एचआर ने लिया, उसके बाद दूसरा राउंड मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू फिर जो हायरिंग मैनेजर थी उन्होंने लिया। फिर एक तीसरा इंटरव्यू भी हुआ मेरा, जो कंप्लायंस के ऊपर सीनियर थे उनके साथ। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। उस टाइम पे मैं ये CIBC का जॉब कर रहा था जो एंट्री लेवल था, तो उसके बीच में ही ये कॉल आया था। तो मैं इंटरव्यू वगैरह दे रहा था। ये उसके बीच में मैं एक और लॉरेंशियन बैंक है यहाँ पे, छोटा बैंक है, उसमें भी इंटरव्यू दिया था। कॉल सेंटर का जॉब था, तो वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आ गया था, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो बस उसके बीच में ही ये इंटरव्यू चला। फिर एक बार मुझे वहाँ से रिजेक्शन आ गया कि नहीं, हमारे पास जो वैकेंसी थी वो हमने फ्रीज़ कर दी है, अभी हम नहीं हायरिंग कर रहे हैं और हमने किसी और को सिलेक्ट कर लिया है, मुझे ये बताया गया। तो फिर मैंने फिर सोचा चलो ठीक है, CIBC का ये इसी को करते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद दोबारा फ़ोन आया कि आप फिर अभी भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमने जिसको ऑफ़र दिया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो नवंबर के महीने में मुझे कॉल आया और मेरे को 1 महीना हुआ था CIBC में। और किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये अच्छा ऑफ़र मिला। मैनेजर लेवल था, मतलब जो लेवल में इंडिया में छोड़ के आया था मुझे सेम लेवल पे यहाँ जॉब मिली। तो ये एक बहुत ही ऊपर वाले की कृपा थी। नहीं तो बहुत कम होता है यहाँ पे, लोग जो भी आते हैं, जो मैंने स्टोरी सुनी कि उनको नीचे से ही शुरू करना पड़ता है। बट मुझे ये मौका मिला, भगवान ने साथ दिया। और इस कंडीशन में ज़रूरत भी थी, मैं जहाँ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है वो जॉब नहीं कर सकती, तो बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने फिर जॉइन किया और वहाँ से फिर सफ़र अच्छा हुआ। तो एक शुरुआत अच्छी हो गई थी। तो उस टाइम लगा था स्टार्टिंग में, वो 4-5 महीने लगते हैं आपको, लेकिन उतना आपको देना पड़ता है। मतलब तो उस हिसाब से आप तैयारी करके आइए कि आप उतना पैसा लेके आ रहे हैं कि आपका यहाँ काम चल जाए, खर्चा पानी चल जाए। नहीं तो फिर आपको छोटे मोटे जॉब करने पड़ेंगे, कुछ छोटा मोटा अपना डे टू डे लाइक थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए। तो मैंने ऊबर भी चलाई, अमेज़ॉन में काम किया, CIBC में काम किया, फिर TD बैंक में मुझे ऑफ़र मिला। तो इसके बाद इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जब तक मैं CIBC में काम कर रहा था तो मैं सुबह जॉब करके आता था, शाम को मैं ऊबर भी चलाता था। लेकिन जब से फिर ये TD बैंक में जॉब लगी तो मुझे फिर ऊबर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक मेरी बेटी का जन्म भी हो गया था। तो मेरी बेटी दिसंबर में पैदा हुई थी, जबकि बिल्कुल पीक विंटर थे उस टाइम पे, बहुत ठंड थी। और 2018 और 19 के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी यहाँ पे। तो हमारी पहली ठंड थी, हमें कुछ पता ही ना ठंड कैसे होता है, यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है। हम लोगों ने बस इतनी मुश्किलों में वो दिन काटे हैं, हमें ही पता है। तो काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन एटलीस्ट ये था कि एक जॉब थी मेरे पास और अच्छी सैलरी थी उसकी। अच्छे से हमारा खर्चा चल जाता था उसमें, एक की सैलरी में। नहीं तो यहाँ पे इस कंट्री में आज के टाइम पे मैं आपको बताऊँ तो अगर आप दोनों लोग काम नहीं कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ, आपका खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है जब से ये कोविड हुआ, उसके बाद जो भी हुआ है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से, मेरी अभी बस 8 महीने पहले ही दूसरी बेटी भी हुई है यहाँ पे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने साथ दिया। तो पहली बेटी अब 7 साल की है जो बड़ी बेटी है, दूसरी बेटी अभी 8 महीने की है। तो ठीक चल रहा है। बीच में और काफ़ी सारी चीज़ हुई, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और भी जो एक्सपीरियंस मेरे हुए मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। ये वीडियो मेरे ख्याल से अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ अपने, जो मैं जिस घर में मैं रहता हूँ। तो ये घर मैंने खुद का ख़रीदा हुआ है यहाँ मिल्टन में। और ये मैं आपको बाहर से एक इसका टूर दिखाऊंगा थोड़ा बहुत कि कैसा होता है यहाँ पे घर। ये मेरा दूसरा घर है। पहला घर जो मैंने लिया था वो भी हैमिल्टन में ही लिया था, और वो मैंने कोविड के टाइम पे लिया था, और वो मैंने लिया था 2020 में। तो 2018 में मैं आया था और मेरी TD बैंक की जॉब लगी थी। तो आप ये लगा लीजिए कि जॉब अच्छी खासी सैलरी थी कि हमारा खर्चा भी हो रहा था, सेविंग्स भी हो रही थी, क्योंकि घर लेने के लिए आपको शुरू में कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो जो नए पहली बार घर ले रहे न्यू कमर हैं उनके लिए 5% डाउन पेमेंट से हो जाता है, बाकी लोन मिल जाता है। तो आप ये लगा लीजिए कि 2018 से 1.5 साल के अंदर मेरा इतना पोजीशन हो गया था कि मैं अपना पहला घर ले सकूं। तो मैंने अपना पहला घर लिया। उस टाइम पे रेट्स कम हुआ करते थे, मार्केट अच्छा था, कोविड का टाइम था।
तो मुझे एक घर मिला जो कि टाउन हाउस था। जैसे मैंने आपको बताऊँ यहाँ पे कि अलग अलग कैटेगरीज़ के घर होते हैं, तो वो टाउन हाउस था जिसमें 3-4 घर एक साथ जुड़े हुए थे। फिर एक सेमी डिटैच होता है जिसमें आपके 2 घर जुड़े होते हैं, फिर एक डिटैच होता है जो आपका सिंगल बंगलो टाइप होता है। तो वो मेरा टाउन हाउस था, तो वो मैंने लिया था, थोड़ा छोटा था। एक दिक्कत वहाँ पे थी कि वो कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करती थी, तो वो हमसे मेंटेनेंस लेते थे महीने का $400-500। तो वही एक चीज़ लगती थी कि आप यहाँ पे मेंटेनेंस दे रहे हो, कुछ वो लोग खास फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते नहीं हैं, तो आप फालतू में उनको मेंटेनेंस दे रहे हो। तो फिर हमने कुछ टाइम वहाँ रहे, हम लोग ने 1.5 साल करीब रहा। फिर उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि घरों की बहुत डिमांड हो गई थी, तो रेट बढ़ते जा रहे थे। तो उतने में क्या हुआ कि फिर हमने वो घर बेचा और हमने ये वाला घर लिया जो सेमी डिटैच बंगलो है। ये हमने 2022 में लिया। तो ये हमने जब लिया तब मार्केट बहुत ऊपर थी, तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिला था, लेकिन हमें पैसे उस घर से डाउन पेमेंट निकल गई थी। तो इसमें ये है कि दूसरी बार जब आप घर लेते हो तो आपको डाउन पेमेंट 20% करना पड़ता है घर की वैल्यू का, जो भी आपका घर का वैल्यू है टोटल जो डिसाइड हुआ है जिसमें आप खरीदोगे। तो 20% अमाउंट हमारा बाई चांस लकीली हमारा आ गया था उस घर से बेच के, तो हमने फिर यहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये लिया। और आज की डेट में हम इस घर में रह रहे हैं। तो हमारा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी वाइफ, 2 बेटियाँ, और यहाँ पे भी हम रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, आपको अब ले चलता हूँ वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए, अपने घर का आपको टूर कराता हूँ बाहर से एक, और उसके बाद ऐसे ही मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि यहाँ डे टू डे चैलेंजेस क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस। तो जो लोग आने का सोच रहे हैं या जो नए नए आए हैं उनको अगर कुछ जानना हो तो वो कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं मेरे से। और पहला वीडियो है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद क्वालिटी अच्छी ना हो, वीडियो उतना प्रोफेशनल ना हो, क्वालिटी अच्छी ना हो और आवाज़ वगैरह अच्छी ना हो। मैंने अभी तक माइक्स भी नहीं लिए हैं, तो माइक्रोफ़ोन मैंने ऑर्डर किए हुए हैं जो कॉलर में लगाते हैं जिससे वॉइस आवाज़ थोड़ी क्लियर आए। तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा प्लीज़, लेकिन मैं आपके साथ की रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ साथ दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा यहाँ की, काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ 8 सालों में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बाकी मैं आपको अब ले चलता हूँ, अपने घर का टूर कराता हूँ बाहर से, और आगे आपको मिलता हूँ फिर और बाकी वीडियो में कुछ एक नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों ये है मेरा घर हैमिल्टन में, आप देख रहे हैं 23 नंबर जो है मेरा हाउस नंबर है। यहाँ पे इसको कहते हैं सेमी डिटैच्ड बंगलो। अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, सेमी डिटैच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 घर हैं साथ में जुड़े हुए हैं, बीच में कॉमन वॉल है, तो इसलिए इसको सेमी डिटैच्ड बंगलो कहा जाता है। इसके ऊपर जो अगला आता है उसे बंगलो बोलते हैं, डिटैच्ड बंगलो, जो कि एक सिंगल घर होता है, उसके साथ और कोई घर जुड़ा हुआ नहीं होता। और इससे नीचे वाले और भी आते हैं जो साथ में काफ़ी सारे जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं टाउन हाउसेस। तो वो एक साथ 3-4 घर या 6 घर साथ में जुड़े हुए होते हैं, बट ये है एक सेमी डिटैच्ड बंगलो। और कहने के लिए बंगलो है, बट अपने साइड भी ऐसे जो इंडिविजुअल घर बने होते हैं उनको बंगलो नहीं कहा जाता, लेकिन अंदर से साइज़ उतना ही होता है उनका भी। नीचे आप देखेंगे कि ये गराज है जिसके अंदर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, और ये मेन डोर है। ये सामने का थोड़ा सा लॉन एरिया है। और अगर मैं यहाँ से आपको लेके चलूँ तो हमारे पीछे एक बैकयार्ड है गार्डन टाइप का, तो उसका गेट यहाँ से है। ये एक यहाँ पे डेक है जिसका एक दरवाज़ा अंदर की तरफ से खुलता है किचन के साइड से, और यहाँ पे भी हमने थोड़े बहुत गार्डनिंग वगैरह की हुई है, पॉट्स वगैरह लगाए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा बदल गया है, तो लगाया हुआ है हमने यहाँ पे कुछ टमाटर के पेड़, कुछ फूल के पेड़, कुछ और सब्जियाँ जो आएंगी अब 1-2 महीनों में। और यहाँ से मैं आपको लेके चलूँ तो अपने बैकयार्ड की तरफ, तो देखिए दोस्तों ये हम आ गए हैं बैकयार्ड में, दरवाज़ा खोल के। तो ये एक है एरिया, बैकयार्ड का एरिया थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बड़ा है मैं कह सकता हूँ। ये देखिए जो मेरे घर था, यहाँ से आप सीढ़ियाँ जा सकते हैं
ये ऊपर एक डेक है आपका, यहाँ हमने काफ़ी गार्डनिंग की हुई है। वो दरवाज़ा है वो सीधा अंदर जाता है किचन की तरफ। यहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, वो आएंगे अब जैसे जैसे मौसम और गर्म होगा। फिर यहाँ एक टेबल रखी हुई है, थोड़ा गर्मी और बढ़ेंगी तो फिर इसको निकालेंगे, थोड़ा बाहर बैठने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। ये पूरा लॉन एरिया है पीछे। ये हमने घर लिया ही इसलिए था, देख के कि इसका लॉन एरिया बहुत बड़ा है तो बच्चों के खेलने के काम आएगा, तो इस वजह से हमने लिया। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, घास काटनी पड़ती है हर हफ्ते, बट अच्छा एरिया है, बड़ा सा है। और बड़ा इसलिए भी है पीछे क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है, तो एक पाई शेप का आपको एरिया मिला है, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये पीछे हमारा और एक डेक है यहाँ पे, यहाँ भी हमने चेयर टेबल लगा रखी है ऐसे कभी चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए यहाँ बैठ के। और यहाँ एक दरवाज़ा ये पीछे जाता है अंदर मास्टर बेडरूम में। बाकी घर के अंदर से मैं आपको कभी मौका लगेगा फिर दिखाऊंगा, बट अभी आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि घर कैसा है। ये एक डेक टाइप है, ये नीचे भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। ये वैसे एक हॉट टब है, तो इसको आप खोलेंगे तो नीचे एक टब टाइप का है जिसमें गर्म पानी रहता है, आप नहा वगैरह सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, एक तरह से स्पा वगैरह थेरेपी ले सकते हैं। तो ये सब मुझे घर के साथ ही मिला था। और ये यहाँ पे बाकी वगैरह पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी पेड़ लगाए थे जो हमारे ओनर थे पहले, जिनसे मैंने घर खरीदा था। तो हर महीने हर पेड़ में एक नए नए टाइप के फूल आते हैं। तो ये अभी शुरू हो गया है मौसम, यहाँ पे आएंगे। ये एक छोटा सा पेड़ है, ये इतना ही हाइट का रहता है, बस इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं तो ये नीचे ज़मीन तक आ जाता है, तो वो काटने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे एक बैठने का एरिया है, यहाँ ऐसे बच्चों के थोड़े झूले वगैरह बेंच वगैरह लगी हुई है बैठने के लिए दिन के टाइम। फिर यहाँ आप देखेंगे ये फिर एक शेड है, या आप इसको आउट हाउस बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ सामान स्टोर किया हुआ है, जैसे घास काटने की मशीन, बैठने के लिए कुछ चेयर टेबल्स वगैरह, और बाकी और सामान, बच्चों के खेलने का सामान। और इसके पीछे अगेन थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे घास का, यहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं, फूल वगैरह आ रहे हैं कुछ अभी। तो ये है, और ये हमारे एक और नेबर हैं, ये उनकी बाउंड्री है, उस तरफ उनका लॉन है। तो ये दोस्तों ऐसे है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, अच्छे से बच्चे खेलते हैं। शाम को आप वॉक कर सकते हैं, चाहे तो बाहर अगर कहीं नहीं जाना है बैठ सकते हैं। थोड़ी अभी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि मौसम अभी खुला है तो करेंगे। फिर थोड़ी बहुत गार्डनिंग जो करनी होगी करेंगे, या और कुछ फूल वूल उगाने पड़ेंगे। ये जैसे ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये रोज़ का पेड़ है एक्चुअली, तो यहाँ पे बड़े बड़े रोज़ के ट्रीज़ होते हैं, तो इसमें आएंगे अभी काफ़ी सारे रोज़। तो ये है बाकी, और ये काफ़ी सारे अलग अलग और पेड़। और ये हमारे नेबर हैं, उनकी वो है फेंस है, जिनका घर हमारे साथ एक्चुअली जुड़ा हुआ है। तो जो मैंने आपको दिखाया था उस साइड वाले, उनका घर अलग है, और ये जो एक है जो हमारे साथ, इनका एक कॉमन वॉल है, शेयर होता है। तो ये ऐसे हैं, और आसपास आप देखेंगे कि ये और भी काफ़ी सारे घर हैं, पीछे नेबर्स हैं, तो काफ़ी लोग हैं। और तो दोस्तों ये आपको एक टूर देना था, घर के बाहर का टूर, अंदर का टूर मैं आपको फिर दूंगा। बाकी रूफ पे एक चिमनी लगी हुई है हमारी जो घूमती है गोल गोल, वो अच्छी लगती है, वो इस घर का एक कॉमन फीचर है। देख रहे हो कि आप कि कैसे घूम रही है, तो ये एक है फीचर यहाँ का। एक चीज़ आपको और बताऊंगा, जो एक एपिसोड हुआ था पिछले साल, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक वेंट लगा हुआ है, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वेंट। तो ये वेंट पहले प्लास्टिक का हुआ करता था, और उसके पीछे स्टोरी ये है कि प्लास्टिक का वेंट था, बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पे, स्पेशली लाइक सर्दियों के टाइम पे, या कभी जब फॉल का सीज़न होता है, जैसे आपका पतझड़ का मौसम होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है। तो उसमें क्या हुआ कि पहले ये प्लास्टिक के हुआ करते थे, तो एक का कवर उड़ गया था। तो अब कवर उड़ने से क्या हुआ कि आपका फिर उसमें जाली सामने ऊपर आ गई नज़र। और हमारे यहाँ पे ना ये जानवर होते हैं, उनको रैकून बोलते हैं, तो ये रोडेंट की कैटेगरी में आते हैं। रोडेंट जैसे आपको और मैं चीज़ बताऊँ तो, जैसे अपने साइड में चूहे होते हैं, छुछुंदर होते हैं, या गिलहरियाँ होती हैं, जो ना चीज़ें कुतरते हैं, तो उनको रोडेंट कहा जाता है। तो वो यहाँ पे बहुत मिलते हैं, और गर्मियों में तो बहुत बाहर आ जाते हैं, सर्दियों में अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिर गर्मियों में बाहर आ जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक शायद फीमेल रोडेंट थी, वो शायद प्रेग्नेंट थी, तो अब उनको कहीं स्पेस चाहिए था बच्चे देने के लिए, तो वो जाली काट के अंदर घुस गई, और वो छत से अंदर घुसी। तो हमारे वहाँ पे फिर जब छत से आप अंदर जाते हैं घरों के, तो फॉल सीलिंग हो रखी है। तो उस फॉल सीलिंग जो एरिया है, वो गैप जो है, क्योंकि छत आपकी जो है वो
स्लांट में है, ऐसे जैसे आपके झोपड़ियों में जैसे होती ना, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बर्फ़ वर्फ़ गिरती है तो वो नीचे आ जाए, ऊपर जमे ना, नहीं तो घर ख़राब होने के चांसेस हैं। तो वो वहाँ पे फॉल्स सीलिंग टाइप है, गैप है, तो उसमें जाके वो बैठ गई, जो फीमेल रोडेंट थी, जो कि मदर थी। और फिर भागना शुरू किया उसने, आवाज़ करनी शुरू कर दी, तो रात में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। तो अब वो क्या है कि वो हमारे, अब जैसे नेबर्स के साथ हमारा कॉमन वॉल है तो जुड़ा हुआ है, तो ऊपर का एरिया जो है वो, उसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, वो एकदम जुड़ा हुआ है। तो वो उनके साइड भी भागना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन बाद उसने बच्चे दे दिए, फिर बच्चों ने चींची चींची कुकू कुकू करना शुरू कर दिया। तो वो लोग भी घबरा गए, हम लोग भी घबरा गए कि ये तो बहुत नुकसान कर देंगे अगर ये ऊपर ही रह गए तो फिर हमने फिर यहाँ पे इनको पकड़ने के लिए हमने बुलाया कुछ लोगों को जो इनको पकड़ते हैं, और फिर पकड़ के, ऐसा भी नहीं कि आप उनको ऐसे ही छोड़ सकते हो, उनको आपको प्रॉपरली डेजिग्नेटेड एरिया में छोड़ना पड़ता है, कहीं फॉरेस्ट में जाके, क्योंकि यहाँ पे ये रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ रूल्स फॉलो करते हैं लोग, तो वो आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो यही हुआ उसमें कि फिर पकड़ा, एक दिन 2 दिन लगा, एक केज बिछाया गया ऊपर, उनको खाने का थोड़ा उसमें लालच दिया गया ताकि उसमें आके फंस जाएं। तो माँ आके फंस गई, उसे पकड़ के लाया गया। तो हो सकेगा तो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, उसमें फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो मैं बच्चों की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या माँ के जो हमने पिंजरे में पकड़ा था उसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो वो हमने डाला, वो पकड़ा गए, फिर वो उसको ले आके छोड़ के आए। और फिर जिनको हमने बुलाया था पकड़ने के लिए, उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप ये प्लास्टिक के हटा लीजिए, ये फिर से हो सकता है, तो आप ऊपर स्टील के लगवा लीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर छत पे हमने, देखिए, पूरे स्टील के लगवा रखे हैं ऊपर जो वेंट वगैरह है। आपको और पास से दिखाऊं, ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं काले काले डब्बे टाइप के, ये वो वेंट है। तो ये हमने भी लगवाए, हमारे पड़ोसियों ने भी लगवाए। तो बैठे बिठाए मतलब काफ़ी खर्चा हो गया था, लेकिन ये फिर हमें करवाना पड़ा। तो ये कहानी थी छत के ऊपर। तो बाकी और मैं कुछ कहानियाँ ऐसे आपसे शेयर करता रहूँगा, कहानियाँ, किस्से, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे वो आपसे शेयर करता रहूँगा। बट आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा पहला वीडियो है और मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना सपोर्ट देते रहिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा, नए नए एक्सपीरियंस के साथ। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, और फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे।